अच्छा, तो आज हमारे पास भारतीय संसद पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। अक्सर हम संसद को टीवी पर देखते हैं, बहस, शोर शराबा, कभी-कभी तो लगता है कि कुछ काम होता भी है या नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे ये सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए आज इसी मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। और शुरू करते हैं एक मजेदार फैक्ट से। कभी सोचा है कि लोकसभा में हरा कालीन और राज्यसभा में लाल कालीन क्यों होता है? ये सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मतलब है। अच्छा। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, उसका हरा रंग भारत की, आप कह सकते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर से जुड़े प्रतिनिधियों का प्रतीक है। मतलब ग्रास रूट्स। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि यहाँ वो लोग हैं जो सीधे खेतों और गांव से चुनकर आए हैं। और राज्यसभा का लाल रंग, इसके दो मायने हैं। ओके। एक तो ये रॉयल्टी या बड़प्पन को दिखाता है, और दूसरा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी दर्शाता है। वाओ! मतलब संसद में घुसते ही भारत की कहानी दिखनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोज का मिशन यही है, संसद की बनावट, उसके सदस्यों की शक्तियों और कानून बनाने की उस पूरी प्रक्रिया को समझना जो टीवी की बहसों के नीचे दबी रह जाती है। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, मिलकर कैसे देश का भाग्य तय करते हैं। और संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ ये दो सदन नहीं, राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग है। ये पूरा ढांचा हमने काफी हद तक यूके के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया है, लेकिन उसमें अपने भारतीय रंग भरे हैं। और ये भारतीय रंग तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में और भी खुलकर दिखते हैं। हाँ। लोकसभा का थीम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा का राष्ट्रीय फूल कमल। लेकिन सिंबलिज्म से आगे बढ़कर इनके काम करने के तरीके को समझते हैं। इन दोनों सदनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो इनके नाम में ही छिपा है। लोकसभा यानी लोगों का सदन। हाउस ऑफ द पीपल। जी, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा हर 5 साल में चुने जाते हैं। इसीलिए इसे पहला सदन या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। और राज्यसभा? वहीं राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों की परिषद। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं। बिल्कुल, ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये हिंदी नाम 1954 में अपनाए गए थे, जबकि दोनों सदन 1952 में ही बन गए थे। अच्छा, तो एक सदन सीधे जनता की आवाज है और दूसरा राज्यों की। अब इनकी कॉम्पोजिशन को थोड़ा और समझते हैं। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी 245 हैं। ओके। इनमें से 233 राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं। ये 12 लोग कौन होते हैं? ये 12 लोग वो होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में असाधारण काम किया हो। इसे शॉर्ट में लिसाज भी कहते हैं। ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। यानी सचिन तेंदुलकर या जावेद अख्तर जैसे लोग इसी कोटे से सांसद बनते हैं ताकि उनके क्षेत्र का अनुभव देश के काम आ सके। जी बिल्कुल। और लोकसभा की कंपोजिशन कैसी है? लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 हैं और ये सभी सीधे चुनाव से आते हैं। पहले वो एंग्लो इंडियन वाला भी एक प्रावधान था। हाँ, एक प्रावधान था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे अगर उन्हें लगता कि इस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के जरिए उसे हटा दिया गया। हाँ, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये सदस्य कौन है और कहाँ से आते हैं। लेकिन अगर किसी को सांसद बनना हो तो क्या शर्तें हैं? मतलब उम्र वगैरह का क्या हिसाब है? संविधान कुछ बुनियादी शर्तें रखता है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। उम्र की बात करें तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। जी, इसीलिए राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स या बड़ों का सदन भी कहते हैं। और इनका कार्यकाल? लोकसभा का तो हमें पता है 5 साल। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और फिर नए चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा एक अलग तरह की बॉडी है। ये एक परमानेंट हाउस है। मतलब ये कभी भंग नहीं होती? कभी नहीं। इसका सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह हर एक सदस्य का कुल कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। अच्छा, तो ये सदस्य तो तय हो गए, लेकिन किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे ये कैसे तय होता है? ये संख्या तो पत्थर की लकीर नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तय होता है आबादी के हिसाब से। इसके लिए डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया होती है। परिसीमन?
हाँ, जो हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करती है ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन मैंने सुना है कि ये सीटें काफी समय से बढ़ी नहीं है, जबकि हमारी आबादी तो बहुत बढ़ गई है। यहीं पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक पेंच है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर दिया गया? हाँ, फिर 2001 में 84वें संशोधन ने इस रोक को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। पर ऐसा किया क्यों गया? इसका कोई खास कारण था? हाँ, और कारण बहुत गहरा था। 70 के दशक में देश में हम दो हमारे दो जैसा परिवार नियोजन का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा था जी। दक्षिण भारत के राज्यों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी आबादी की वृद्धि दर को काफी कम कर लिया। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। डर ये था कि अगर हर जनगणना के बाद सीटें फिर से तय होती तो जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में अच्छा काम किया है उनकी सीटें कम हो जाएंगी और राजनीतिक शक्ति भी घट जाएगी। उन्हें एक तरह से सजा मिलती। बिल्कुल, अच्छा काम करने की सजा। तो ये फ्रीज एक तरह से दक्षिण के राज्यों को एक आश्वासन था कि उनकी राजनीतिक आवाज कम नहीं होगी। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। जी, लेकिन अब 2026 नजदीक आ रहा है और ये सवाल फिर से खड़ा होगा कि जब ये लोग हटेगी तो क्या होगा। ये भारत के पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई सांसद बन गया तो क्या वो अपनी सीट गंवा भी सकता है? हाँ, कई आधारों पर सदस्यता जा सकती है। जैसे अगर कोई लाभ का पद ले ले, दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाए या किसी और देश की नागरिकता ले ले। लेकिन सबसे चर्चित और विवादास्पद कारण है 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल यानी डिफेक्शन। आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए जो कानून बना था। वही, अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या पार्टी के विप के खिलाफ वोट करे। विप मतलब पार्टी का निर्देश? हाँ, या कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। लेकिन क्या अध्यक्ष का फैसला पत्थर की लकीर होता है? मान लीजिए वो अपनी पार्टी के सांसद को बचाने के लिए पक्षपात करें तो? पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन केहोटो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। मतलब उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है। सही बात है। ठीक है, तो अब हमारे सांसद अपने अपनी सीटों पर हैं। ये लोग मिलते कब और कहाँ हैं? राष्ट्रपति साल में कम से कम 2 बार संसद का सत्र यानी सेशन बुलाते हैं, लेकिन परंपरा 3 सत्रों की है। बजट, मानसून और शीतकालीन। जी, सबसे लंबा बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। नियम बस ये है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और जब एक सत्र खत्म होता है तो उसके लिए भी कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं, है ना? एडजॉर्नमेंट, प्रोरोकेशन, ये सब क्या है? हाँ, ये सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं, पर इन्हें एक आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं। एडजॉर्नमेंट को समझिए क्लास के बीच में एक लंच ब्रेक। अच्छा। ये कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों का हो सकता है। इसका फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। ठीक है। प्रोरोगेशन का मतलब है सेमेस्टर खत्म, अब छुट्टियों के बाद अगले सत्र में मिलेंगे। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब है स्कूल ही बंद हो गया। ये सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, जब उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या सरकार गिर जाए। इसके बाद नए चुनावी होते हैं। ये एनोलॉजी तो कमाल की है। अब ये कभी नहीं भूलेंगे। तो संसद के एक सामान्य दिन में होता क्या है? सुबह 11 बजे घंटी बजती है और फिर 11 से 12 का पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोकतंत्र का सबसे पावरफुल टूल है। यहाँ सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सीधे सवाल पूछते हैं। इन सवालों से सरकार की जवाबदेही तय होती है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है 0 आवर यानी शून्यकाल। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ठीक 12 बजे दोपहर को शुरू होता है। ये संसदीय नियमों में लिखा नहीं है, ये भारत का अपना इनोवेशन है जो 1962 के बाद चलन में आया। अच्छा। इसमें कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी जरूरी राष्ट्रीय मुद्दा उठा सकता है। टीवी पर जो सबसे ज्यादा हंगामा और शोर शराबा दिखता है वो अक्सर इसी 0 आवर में होता है। मतलब ये एक तरह का सरप्राइज टेस्ट है सरकार के लिए। कह सकते हैं ये सरकार पर अचानक दबाव बनाने का एक तरीका है। और सरकार को काबू में रखने के लिए विपक्ष के पास और क्या हथियार होते हैं? मैंने मोशंस के बारे में सुना है। हाँ,
कई तरह के प्रस्ताव या मोशंस होते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, सेंशर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनमें क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं ना। सेंशर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव सरकार की किसी खास नीति या किसी एक मंत्री के काम की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। ओके। इसके लिए कारण बताना जरूरी है कि आप निंदा क्यों कर रहे हैं। अगर ये पास हो भी जाए तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन इस सरकार के लिए एक बड़ी नैतिक हार होती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये सबसे बड़ा हथियार है। ये सिर्फ लोकसभा में और पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष कह रहा है हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, इनके पास बहुमत नहीं है। जी। इसके लिए कोई कारण बताने की भी जरूरत नहीं होती, और अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार गिर जाती है। लेकिन क्या ये अविश्वास प्रस्ताव असल में कभी पास होते हैं, या ये सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने का एक राजनीतिक हथियार है? ज्यादातर मामलों में ये एक राजनीतिक हथियार ही होता है। विपक्ष जानता है कि सरकार के पास बहुमत है और प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन इस पर होने वाली बहस में उन्हें सरकार की नाकामियों को पूरे देश के सामने रखने का एक बड़ा मंच मिल जाता है। बिल्कुल, ये संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां हार जीत से ज्यादा बहस और जवाबदेही मायने रखती है। और इसी बहस और जवाबदेही का अंतिम मकसद है कानून बनाना। तो चलिए अब एक बिल के एक्ट बनने के सफर को समझते हैं। ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? संसद का सबसे जरूरी काम यही है। एक साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। जी। इसे कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। हर सदन में बिल 3 रीडिंग से गुजरता है। पहले में सिर्फ परिचय होता है, दूसरी में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा और वोटिंग होती है, और तीसरी में फाइनल वोटिंग। लेकिन अगर एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा उसे रोक ले या उसमें से बदलाव कर दे जो पहले सदन को मंजूर न हो, तब क्या होता है? तब एक डेडलॉक की स्थिति बन जाती है। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान ने एक रास्ता दिया है। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और वहां फैसला कैसे होता है? वहां फैसला साधारण बहुमत से होता है, और चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग दुगनी होती है, तो जाहिर है पलड़ा हमेशा लोकसभा का भारी रहता है। अच्छा, शायद यही वजह है कि आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही जॉइंट सिटिंग हुई है। बिल्कुल, दहेज, बैंकिंग और आतंकवाद से जुड़े बिलों पर। क्या हर बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? नहीं, 2 तरह के बिलों पर यह लागू नहीं होता। पहला संविधान संशोधन बिल, उसे तो दोनों सदनों से अलग अलग पास होना ही पड़ता है। जी, विशेष बहुमत से। और दूसरा है मनी बिल यानी धन विधेयक। मनी बिल, ये तो हमेशा खबरों में रहता है। इसमें ऐसा क्या खास है? मनी बिल पूरी तरह से लोकसभा का मामला है। ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन तय करता है? इसका अंतिम फैसला लोकसभा के स्पीकर का होता है, और उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें राज्यसभा का क्या रोल है? क्या वो इसे रोक नहीं सकती? रोक नहीं सकती। लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा में जाता है, और उसके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। सिर्फ 14 दिन? हाँ, वो इस पर चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर है। अगर 14 दिन में राज्यसभा बिल को पास नहीं करती तो उसे अपने आप पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो बिल दोनों सदनों से पास हो गया। अब क्या वो कानून बन गया? अभी नहीं। आखिरी मंजूरी के लिए बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। यहाँ राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प, वो क्या है? पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो बिल पर अपनी सहमति देने से साफ मना कर सकते हैं। ऐसा करने पर बिल वहीं खत्म हो जाता है। ओके। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें वो बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही पड़ती है। जी। और तीसरा विकल्प? वो सबसे दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति ना तो बिल को सहमति देते हैं, ना मना करते हैं और ना ही वापस भेजते हैं, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। वाह, मतलब राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को रोक सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्या इसका कभी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, एक बार हुआ है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर इसका इस्तेमाल किया था। उस बिल में क्या था जिसे कई लोग निजता का हनन मान रहे थे? ज्ञानी ज़ैल सिंह ने उस बिल पर कोई फैसला ही नहीं लिया, और वो बिल वहीं का वहीं रह गया। कमाल है। मजे की बात यह है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा गहरी है, क्योंकि हमारे संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है।
ये तो सच में एक जबरदस्त कहानी है। तो आज हमने देखा कि संसद सिर्फ बहस का अखाड़ा नहीं है, लेकिन एक बात और, इतना सारा काम, इतने सारे बिल, क्या ये सब सदन में सबके सामने हो पाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सच तो ये है कि संसद का ज्यादातर असली और गंभीर काम पर्दे के पीछे होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में। मिनी पार्लियामेंट्स भी कहते हैं इन्हें। जी, इनमें हर पार्टी के सांसद होते हैं और ये किसी खास विषय या मंत्रालय के काम की गहराई से जांच करते हैं। कौन सी कमिटी सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है? 3 वित्तीय समितियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका काम CAG की रिपोर्ट की जांच करना है, यानी सरकार के खर्चों का हिसाब किताब देखना। अच्छा। दूसरी, एस्टिमेट्स कमेटी, जो सरकारी खर्चों में कैसे कटौती की जा सकती है इस पर सुझाव देती है। और तीसरी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियों के कामकाज पर नजर रखती है। और इनकी रिपोर्टें बहुत मायने रखती होंगी। बहुत। कई बार बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश इन्हीं की वजह से हुआ है। तो असल में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम ये कमिटीज ही चुपचाप करती रहती हैं। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां राजनीति से ऊपर उठकर विशेषज्ञता और तथ्यों पर बात होती है। ये संसदीय प्रणाली की रीढ़ है। तो आज हमने संसद की बनावट से लेकर कानून बनाने की जटिल प्रक्रिया और उसके पीछे काम करने वाली कमिटीज तक को समझा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर कदम पर शक्ति के संतुलन और नियंत्रण का ध्यान रखा गया है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने चर्चा की थी कि लोकसभा की सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए रुका हुआ है। जी। जरा सोचिए, जब 2026 के बाद ये रोक हटेगी और आज की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र फिर से तय होंगे, तो भारत के राजनीतिक नक्शे पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा?